Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math। देखिए, जिस वीडियो का आपको बहुत इंतज़ार था, आप लोगों ने कई सारे कमेंट किए थे, जो कि आपका टेंसर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो वो वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर और रह जाता है, वो आपको कल सुबह में या कल दोपहर तक में वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी केवल नोटेशन है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए, और इस चैप्टर के अलावा इसके पीछे के नोट्स जो हैं वो आपको पेड ग्रुप पे मिलेंगे। नोट्स सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप पे ही मिलेंगे, बाकी आपको फ्रीली तो अवेलेबल हो ही जा रही हैं वीडियोस, आप वैसे भी इसका आनंद उठा सकते हैं। पेड ग्रुप पे आंसर कीज़ भी मिल जाती हैं जो कि सही हैं वही, ठीक है। बाकी आपकी बुक्स में भी कई जगह आंसर्स गलत होते हैं या कुछ भी है, तो उनको कोशिश किया जाता है कि वो सही करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये इसमें देखिए मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एमसीक्यूज़ हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं इस चैप्टर के, ठीक है। ये जो भी हैं, आई थिंक इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा और आपको पेड वीडियो पे पेड ग्रुप पे वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो नोट्स है मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स पे आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 के नोट्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 वैसे मैंने तो ख़त्म कर दिया था, आपको इसकी कॉन्सेप्ट भी बताई थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको आगे बढ़ा देता हूँ, जो शायद मैंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं पिछले एग्जामिनेशन को देखते हुए। जब भी हम लोग मीट्रिक की बात करते हैं तो हम लोग कर्व पे 2 पॉइंट की लेंथ की बात करते हैं, ये तो मैंने उसे बताया था। अब यहाँ पे जब कर्व पे कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। उसे यू वी डब्ल्यू से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें रह जाएं दिमाग में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट एग्जामिनेशन था उसमें इन्होंने काफ़ी सारी फैक्ट्स को एक एक में करके पूछा था। जैसे इसी चैप्टर में अगर बैठे बैठे अभी तुरंत मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, जैसे कुछ बच्चों ने बोला सर उस हिसाब के उस लेवल का क्वेश्चन कुछ बताइएगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन अभी के अभी अगर बना के बताऊँ तो ये हो सकता है कि व्हाट डज रीमैनियन मैट्रिक्स डू, क्या करता है हमारा रीमैनियन मैट्रिक। तो अब सिंपल सी बात देखिए, वो क्या करता है, लेंथ ऑफ अर्क फाइंड आउट करते, तो पहला ऑप्शन हो सकता है इट फाइंड द लेंथ ऑफ अर्क, ठीक। दूसरा आंसर हो सकता था इट फॉलोज कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तीसरा ऑप्शन हो सकता था, तीसरा कोई गलत ऑप्शन लिख देता, और चौथा ऑप्शन में ये लिख देता आपका, ये डी एस करके, डी एस स्क्वायर टू ए डी यू स्क्वायर बी डी वी स्क्वायर, ये बड़ा सा है फॉर्मूला, ठीक। तो अब उसके बाद ऑप्शन देता ए दैट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीनों सही हैं, बी देता केवल ओनली फर्स्ट सेकंड, सी देता फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके ऑप्शन बना देता। तो ये तरीके होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, तो मैंने ऐड कर दी। ये सब चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ, लास्ट की वीडियो जा करके ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स पे भी भेज दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ अगर नया मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि मैं ज़्यादातर नोटेशन ये वाले ले रहा था, ए डैश, आपकी बुक में ए बार भी है, तो दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई ही हैं, ये कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अभी आगे भी बताना है इसे फिलहाल, ठीक है ना। ठीक, इतना तो ठीक है। हाँ, ये कुछ एक आध 2 पॉइंट और ऐड किए मैंने, जो कि शायद पिछले बार नोट्स में नहीं थे। देखिए, सिलिंड्रिकल पोलर जो सिस्टम होता है वो आर थीटा और जेड में होता है, ठीक। ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं, फिर इसके बाद पोलर होता है। 3D में आ जाइए तो सिलिंड्रिकल पोलर होता है और स्फेरिकल पोलर होता है। तो देखिए, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो उसे भी आप देख लें, क्योंकि हो सकता है पेपर में किस तरीके से आ जाए। तो जो एक्स वाई जेड होता है बच्चों, उसकी जगह पे यहाँ पे x1 y x2 सॉरी x1 x2 और x3। तो x1 क्या है, आर cos थीटा, x2 है आर साइन थीटा। किसकी मदद से ये बन रहा है, एक तरीके से आप देखो तो सर्कल में आर cos थीटा और आर साइन थीटा, यहाँ पे सिलेंडर में नीचे सर्कल होता है।
बाकी तीसरी जो एक्सिस होती है वो सिंपल जेड एक्सिस होती है, तो इसलिए तीसरी को जेड लिखा गया है। इसको उठा करके आप उसकी प्लेस पे मीट्रिक के प्लेस पे रखेंगे, जैसे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में पहला जो इक्वेशन आपके सामने था, हाँ इसकी प्लेस पर, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए वही आंसर जो आपके सामने था, इस तरीके से r² d थीटा स्क्वायर और dz²। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप मीट्रिक, और मीट्रिक का मतलब होता है लेंथ, लेंथ निकालने का फॉर्मूला है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट देखिए, देखिए वीडियो लाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि बात ये ना कि काफ़ी कस्टमाइज़ करने की कोशिश की है मैंने पिछले एग्जामिनेशन को देखते हुए, जिससे कि कुछ भी ना छूटे। समझ ले आपके लिए इतना ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चंस लाए गए हैं कि अब वो तो मैं ही जान रहा हूँ कि एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी आप लोग ने की है कि मैं कर रहा हूँ आपके लिए। फिलहाल देखिए, स्फेरिकल पोलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें जो आर थीटा तो आपका पोलर में रहता ही है और सिलेंड्रिकल में भी रहता है, और इसमें आर थीटा जेड की जगह पे फाई आ जाता है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक्स, वाई और जेड, एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, और x2 होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और तीसरा वाला आर कॉस थीटा। तो इसको जब आप पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए ये पहली बार वाले को आर, दूसरे वाले को थीटा और तीसरे वाले को फाई लिखा गया है। अब इसका जो आपका फॉर्मूला बना वो इस तरीके से, जरा इसे याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, और कुछ देखिए, ये तो आप जानते हो पहले भी, ये फिलहाल लैम्डा म्यू ना समझ के आप इसको एक्स आई और एक्स जे समझ लीजिए, अलग अलग वेक्टर्स पे है, तो उन दोनों के बीच की ये तो मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कॉस थीटा निकालने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी मैंने समझाया हुआ है, हालांकि ये मैंने इस तरीके से समझाया था, इस तरीके से 3D वाले तरीके से, तो मैं ये इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये भी मैंने बताया था, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, कोवेलेंट और कॉन्ट्रावेलेंट ये भी उसी का ही रूप है, बताया हुआ है। हाँ, एक पॉइंट ये है, एसोसिएट टेंसर, एसोसिएट का मतलब होता है टू कनेक्ट, देखिए आप लिखा हुआ मैंने, कनेक्ट जो करे। अच्छा देखिए ध्यान सुनिएगा, जो कनेक्ट करता है वो एसोसिएट टेंसर होता है। जैसे कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट में कैसे कनेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर यानी इसकी ज़रूरत पड़ गई। कैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो जी के साथ आई जे नीचे है और यू जे ऊपर है, अगर आप कैलकुलेट करें तो जे से जे खत्म और आई आ जाएगा नीचे, तो यानी ये यू आई के इक्वल हो जाएगा, तो यू आई का देखिए एसोसिएट टेंसर ये हो गया। ऐसे ही आप इसको देख पा रहे हो, अगर नीचे इसको देखिए, इसमें जी आई जे ऊपर लिखा है। अच्छा, जो जी आई जे नीचे लिखा होता है उसको सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक कोवेरिएंट, सॉरी सिमेट्रिक रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल होता है हमारा, सिमेट्रिक तो होता ही है, रेसिप्रोकल होता है किसका, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकल का एक और मीनिंग आप ले सकते हो कि जो जी आई जे ऊपर में लिखा होता है उसे 1/जी आई जे नीचे में लिख सकते हैं, इसीलिए रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अच्छा, फिलहाल ये वाला तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा। अब ऐसे में जे जे कैंसिल और आई ऊपर है तो वी वी आई हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी पे बेस्ड देखिए 3 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए क्या, अगर यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दोनों ऊपर में लगा हुआ है ना, या नीचे भी लगा सकते थे, हालांकि दोनों ही मैंने दे दिया, यहाँ से दो और भी निकाल सकते हैं आप, कि यू नीचे आई, जैसे कि ये वाला लिखा हुआ है मैंने, और वी नीचे जे, सॉरी वी नीचे आई भी निकाल सकते थे आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, देखिए ये वाला तो आप जान ही रहे हो कि जे से जे कटेगा तो यू आई नीचे आ जाएगी, ये वाला तो ऊपर वाला ही कॉपी हो गया। अब देखिए, जब u पे आपने ऊपर i लगाया और v पे नीचे j, तो ये इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू होगा u नीचे i और v ऊपर j के, ये वाला देखिए ऑप्शन चलेगा। ठीक, एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटी सी मिसप्रिंट, सब जगह i कर दीजिए। ठीक, सब जगह i चलेगा ना, क्योंकि भाई सेम होना चाहिए तभी तो आप इक्वलाइज करोगे, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, सबके सब आई हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर हमने जी का नीचे वाला यानी कोवेरिएंट वाली जी रखा आई जे, तो यू पे दोनों ऊपर लग जाएंगे, लेफ्ट राइट पे होना चाहिए लेकिन ध्यान रखिएगा। और अगर आई जे को ऊपर रखा है
तो यू आई और यू जे नीचे रहेगा, और ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड की गई हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, थ्योरी, आपकी दो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, जितनी सारी चीज़ें मुझे मिल पाई मैंने सारी की सारी आपके इधर 1-1.5 दिन में जो भी एग्ज़ामिनेशन के बाद से मिला है टाइम, उसमें ऐड किए हैं, वो आपको अभी मिल रही है। अब ये जितनी बड़ी वीडियो बने आपको ये सारी की सारी मिलेगी तो ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये मैंने इसका प्रूफ कर दिया, हालांकि ये याद रखना चाहिए आपको। वैसे ही मैंने क्वेश्चन शायद कराया हुआ है क्या, शायद कराया हुआ है, लेकिन मैं इस यहाँ पे प्रूफ कर दिया है भाई। इधर लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, एक बार मैं और बता ही देता हूँ इसको। इंटरनल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ध्यान से देखिए, अब एच जे को मैंने जे एच लिख दिया, चलेगा ना, हाँ चलेगा। फिर जे से जे, जे से जे, जे से जे आपका कैंसिल हो गया, बचा एच एच, तो उसको डेल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है ना, दो जी जो होते हैं, अगर ऊपर आई जे लिखा है और नीचे आई जे लिखा है तो डेल में कन्वर्ट हो जाता है, डेल आई आई में, ठीक है। तो ये डेल एच एच हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 1 ले जाएंगे, डेल 1 1 प्लस डेल 2 2, ऐसे करके कितनी बार ऐड करेंगे, एन बार, ठीक है। तो ये एन जी आई के हो गया। और अगर यहाँ पे आप देखें तो इस वाले में भी एच के को के एच कर दिया गया, एच से एच कट, जे ऊपर के नीचे। तो देखिए ये तो डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट है ना। डिफरेंट में आप देखिए किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को, जैसे मान लीजिए आपने जे की वैल्यू या आई की वैल्यू, मान लीजिए के की वैल्यू 1 रखी पहले, फिर के की वैल्यू 2 रखी, ऐसे करते करते एक समय जरूर आएगा कि दोनों सेम हो जाएंगे, जे जे हो जाएगा, तो बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे, बस इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू इतना हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये आपका कन्वर्ट हो गया इसमें पहले, फिर इन दोनों को अगर देखें आप तो जे से जे कट, और क्या हुआ, जी आई के या के आई हो गया, ठीक। ये तो मैंने इसी का एक रूप लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, जी आई जे को इधर बगल में लिख के दे दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जो है ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी का रूप लिख दिया, तो ये हट करके ये बन जाएगा। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लग रही है मुझे, कहीं आना जाए पेपर में। आगे देखिए, एक छोटा सा ये फॉर्म था कि अगर जी आई जे इस तरीके से है, वैसे ये याद रखिएगा, ई एफ एफ और जी, ठीक है। तो इसमें जो G11 निकलेगा आपको पता है, ये पहली पोजीशन, G12 और G21 दोनों एफ है, और G22 है हमारा जी। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो ये आएगा। तो जी की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आप G11 निकालना है, तो जी आई जे का फॉर्मूला होता है 1/g और कोफैक्टर। तो जरा बताइए कोफैक्टर इसका क्या होगा, पहले G11 वाले इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये खत्म जी हो जाएगा, तो जी, ये कोफैक्टर आ गया जी, और अपॉन में स्मॉल जी, ठीक। तो ये होगा। ऐसे ये वाले का कोफैक्टर निकालो, तो आपको पता है ये कौन सी पोजीशन है, A21 वाली, तो ऑड है तो माइनस आएगा इसमें, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ माइनस लगा दिया है। हालांकि 21 वाला यानी ये वाला पहले लिख दिया, ये ख़त्म, तो इसमें एफ आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन जी। और अगर यहाँ पे देखें तो ये भी फ़िलहाल माइनस एफ अपॉन जी ही आ रहा है। और जी टू टू में ये ऐसे कटता है, ये कट जाता है और ये कट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, ई बचेगा, पॉजिटिव है ई अपॉन जी, ठीक है। हम्म, अब देखिए, आप एक दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको दिमाग में रखिए। द रिलेशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स एसोसिएट, कोई वेक्टर और उसका एसोसिएट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो देखो अभी क्या बताया था, यू आई अगर ऊपर है तो आपने देखिए जी आई जे को लिखा, फिर आपने क्या लिख दिया, यू जे, जे से जे कट होगा तब ये यू आई बनेगा। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो इस यू आई से इस यू जे को, सॉरी यू जे को कनेक्ट करें तो ये रेसिप्रोकल है, क्यों, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक कोवेरिएंट है और एक कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है। अच्छा, अभी कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट की कुछ डेफिनेशन भी है जो आपकी बुक में है ही नहीं,
लेकिन ये लोग जिस तरीके से बना रहे हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको अरेंज किया है। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, नोट्स में भी अरेंज किया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कुछ कैंसिल होने लायक है। हाँ बिल्कुल, जी को आप इधर उधर कर दीजिए। जी का एच आई लिख सकते हैं क्या आप? एच आई लिख सकते हैं, तो इस आई से इस आई को कैंसिल करेंगे। ठीक, बचेगा क्या? एच ऊपर रह जाएगा और जे के नीचे हो जाएगा। अब ये लगाने के बाद ये जो मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 है ना। और टाइप क्या है? टाइप ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1,2। ठीक, अब देखिए क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एसोसिएट, दो एसोसिएट का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। जैसे वही था ना, यू आई और यू जे इधर जाके बना था, एसोसिएट हो रहा था, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये सॉरी यू आई ऊपर था ना जो भी था, तो एसोसिएट की जो वो हमारे मैग्नीट्यूड होंगे वो हमेशा सेम होंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये फैक्ट्स इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है, अभी देखिए फिर से मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। लिखेगा कि एसोसिएट्स आर, पहला पॉइंट, क्वेश्चन है ये, पहला पॉइंट क्या होगा, ऐसे लिखेगा यू आई इज इक्वल टू जी आई जे और यू जे। ठीक, फिर दूसरा ऑप्शन लिखेगा यू, या फिर यू लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड्स आर आइडेंटिकल, मैग्नीट्यूड आर आइडेंटिकल। ठीक, उसके बाद क्या लिखेगा, उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी लिख देगा, कौन वाली, मान लेते थर्ड वाली लिख दिया उसने। जैसे लिखा क्या, यू आई जी आई जे और यू जे इक्वल टू, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना। और फिर चौथे में कुछ भी लिख दिया, लिख दिया नॉट, नॉट अ टेंसर। ठीक, अब कह रहा है कौन सा सही है, अरे बात समझ में, तो 3 तो सही है, ये भी, ये सॉरी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ये गलत है। अरे बात समझ में, तो फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पीडीएफ, जितने भी वीडियोस आपको मिले हैं, आपने भले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको सच्ची बताएं तो इसमें इतना ज़्यादा, भाई इसमें 6 ही चैप्टर है ना। फर्स्ट पेपर में तो 12 चैप्टर्स थे, और वो फर्स्ट बुक आप देखेंगे तो इन टेंसर और आपकी जो दोनों बुक होंगी उसका 4 गुना है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन ये इतनी सी ही बुक है, इसमें इतने से ही नोटेशन है, तो क्यों ना आप उसको इतनी बार पढ़ लें कि आपको नोटेशन एकदम बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए, मेरी बात बार बार सुनते सुनते आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, और दूसरी बात एक बार और बताऊंगा, जब ये लोग लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी जैसे बुक्स में इतनी मिसप्रिंट कर सकते हैं, तो हो सकता है ये लोग टेंसर एनालिसिस जो कि प्योर तरीके से नोटेशन पे ही डिपेंड करती है, कितनी मिसप्रिंट कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए सिर्फ एक छोटा सा सजेशन यही है कि आप लोग जब जानते रहोगे ना, बहुत अच्छे से दिमाग में रहेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करके पहुँचोगे, बार बार देख करके पढ़ करके, कल 7-8 घंटे पढ़ करके परसों पहुँचे अगर आप, तो डेफिनेटली आप उनमें से जो मिसप्रिंट होगा ना, आप उसको पकड़ पाओगे। और वेरी क्लोज आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको आंसर समझ में ना आए तो। जैसे हो सकता है आंसर समझ में ना हो, तो हो सकता है इनकी मिसप्रिंट रही हो, हालांकि आपने देखा है कितनी सारी मिसप्रिंट होती है। तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा और ये काम ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। हाँ, मैंने 2 बात बोली थी, आपको याद होगा, एग्जामिनेशन वाले दिन मैंने 2 बात बोली थी कि जितने भी क्वेश्चन जिसमें नॉट लिखा हो उनको ध्यान से पढ़ के करिएगा। और आप ज़रा एक बार फिर से, अगर मेरी बात ना याद हो तो आप ओपन करके देखिए, कितने सारे क्वेश्चन में सिर्फ नॉट वाले ही क्वेश्चन है कि नहीं। तो जो बातें आपको बोली जाती हैं बहुत एक्सपीरियंस करके बोली जाती हैं, और अब आप उसको सुन के समझ के ध्यान रख के जाएंगे। ठीक है, बातें स्किप मत करिएगा, हो सकता है उन्हीं बातों से आप बहुत कुछ सही कर दें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, उसको बात को समझ लीजिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एरर्स में ऑकर। देखिए डिफरेंशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो डिफ़िकल्ट था, वो हो नहीं सकता था।
तो क्रिस्टोफल मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना एक सिंबल ला दिया, एक नहीं दो लाए, दो टाइप के, जिससे कि ये डिफ़िकल्टी दूर हो पाई, जो कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का था। ये तो मैंने समझाया था उस दिन कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और इसका मीनिंग ये होता है। ये सारी चीज़ें तो रिपीट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। बच्चों ये इक्वल लगा है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा होगी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक, बस लिखने में मिस्टेक नहीं हुई होगी, बस थोड़ी सी देखने में आपको मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि मिसप्रिंट बहुत कम ही करता हूँ मैं। देखिए ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, ये सब कुछ बताया हुआ है। अब आप ये समझिए, अब ये क्वेश्चन कैसे बना सकता है, कोई भी क्वेश्चन कह सकता है कि ये इक्वल टू दैट, दिस इक्वल टू दैट, दिस इक्वल टू दैट, और भी बहुत सारी चीज़ें कि ये लिख देगा, ये लिख देगा। हुँ? तो इन चीज़ों को याद करने का जो भी तरीका बताया गया है, उन्हें दिमाग में ज़रूर रखें, इन सब के लिए, ठीक है? इसमें अगर ध्यान दें आप पहले वाले में, तो अगर देखें तो ये आई कॉमा के, आई इंटू के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके से ये बनते हैं, ये जो ऊपर आई और के लिखा है, देखिए आई अकेला है और के अकेला है, उसके अलावा जो बचा वो यहाँ लिखा हुआ है कॉमा लगा करके प्लस में, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लस में, क्योंकि दो है ना, यहाँ पे आई और के दो हैं, रिलेट ऐसे करिएगा। अब ये तो कोवेरिएंट में इस तरीके से था, अब देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट में थोड़ा अलग सीन है। कॉन्ट्रावेरिएंट में सेकंड टाइप, सेकंड काइंड को लिखना होता है, वो भी कैसे, वही तरीका है। देखिए इसमें आई और के, आई अलग, के अलग, ठीक। उसके बाद जो बचा, जो मान लो बचा, देखिए आई आपने अलग कर दिया, है ना, नीचे जे है तो नीचे जे तो है ही, है ना, और इसके आई ले लिया ना, और जे के अलावा कुछ ले लीजिए, एच ले लीजिए, तो यहाँ पे एच जे, यहाँ पे एच जे, ठीक। इतना क्लियर है। और दूसरी बात, अब जब आपने आई यहाँ पे लिख लिया है, आई लिख लिया, तो यहाँ का के जो होगा वो एच के साथ यहाँ पे आ जाएगा। वही काम यहाँ पे भी, कि जब आपने यहाँ पे के ले लिया है अंदर, तो के तो गया, तो आई के साथ एच आ जाएगा यहाँ पे, देखिए दोनों माइनस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, इसमें आई आई जे होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखिए एक अ, भाई क्रिस्टोफल सिंबल जो हैं, उनके भी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, कितने, एन स्क्वायर एन प्लस वन बाई टू, है ना। फॉर्मूले एकदम अप टू द मार्क रखिएगा। आपको याद होगा एक फॉर्मूला और था, एन स्क्वायर एन माइनस वन बाई टू, ये किसके लिए था, रैंक थ्री के स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर में इंडिपेंडेंट को कंपोनेंट निकालने के लिए था, ठीक है। 4 फार्मूले 5 फार्मूले अभी तक बता चुका, देखिए पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए ये भी एक पॉइंट है आपके सामने, ये क्या फर्स्ट काइंड है ना। फर्स्ट काइंड जरा ध्यान से सुनिए, जो यहाँ लिखा होता है वहाँ ऊपर, जो अकेले यहाँ लिखा होता है वहाँ ऊपर नहीं लिखा जाता, कुछ और लिया, एच लिया है, एच लिया है ना। तो अब जो यहाँ लिखा है के को यहाँ लिखना पड़ेगा, और जो स्पेशल लाए उसे भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। और बाकी जो आई जे वो यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ज़रा, देखिए ये क्वेश्चन एक मैंने मतलब ऐड किया तो है, मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। कह रहे कैलकुलेट द नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफल, नॉन वैनिशिंग मतलब वैनिश मतलब होता है, एक डिटर्जेंट आता था बच्चों, वैनिश, वैनिश का मतलब क्या होता है, दाग धब्बे हट जाना। सॉरी वहाँ पे दाग धब्बों को लेकर के था, लेकिन यहाँ वैनिश का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। तो कह रहे कि वो क्रिस्टोफल सिंबल निकालिए जो सेकंड काइंड के हो और जो जीरो नहीं हो रहा है। तो अगर इसको देखा जाए, तो जो इसका एक्सपेंशन होता है इसका, इसमें आई जे की वैल्यू अपने मन से रखते चले जाइए, कितने रखने हैं, देखिए इन्होंने खुद ही बता दिया 3 तक रखना है, तो आई जे की वैल्यू 1 2 3 तक रखनी है। तो पहले मैंने क्या किया, 1 1 रख लिया, 2 2 रख लिया, 3 3, 1 2 2 1, 1 3 2 3, और 3 2 एक रह गया बच्चों, आप लिख लीजिएगा 3 1 वाला ना, 1 3 लिखा लेकिन 3 1 नहीं लिखा। तो अब इसमें अगर आप ऊपर से कंपेयर करें तो से ये वाले का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, देख लीजिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। ये 2 2 वाले का कोफिशिएंट x1 स्क्वायर और 3 3 वाले का ये, बाकी सारे जीरो, तो उसके लिए क्या लिख दिया गया, बाकी उसके लिए लिख दिया कि आई नॉट इक्वल टू के लिए सारे जीरो हैं, मतलब ये सारे जीरो, ठीक। सारे लिखे नहीं मैंने। अब मैंने क्या किया, उसके बाद कुछ क्रिस्टोफल सिंबल्स बनाया भाई एक साथ करके, हालांकि अभी और है,
ये ऑल सिम्बल्स लिख दिया मैंने, डॉट डॉट लगा दिया मैंने। उसमें से एक मैंने निकाल के दिखाया आपको, देखो पहला वाला। पहले वाला क्या मतलब है, बताया तो है भी इसका, इसी का ही तो कंसिक्वेंस बताया। ये कंसिक्वेंस कौन सा यूज़ हुआ है, देखिए सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए ये देखिए, ये है ना, ये सेकंड काइंड ही तो है, इसको फर्स्ट काइंड में कैसे ट्रांसफ़र किया है, GKHHIJ। तो यही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है, देखिए कैसे, समझा देता हूँ मैं। हाँ देखिए, ये ऊपर लिखा है जो चीज़, जो ऊपर लिखा है वो चीज़ यहाँ अकेले में नहीं लिखना है, तो कुछ नया मैंने आई ला दिया। अभी जो नया लाया वो यहाँ पे रहेगा, ऊपर वाला यहाँ रहेगा जी पे, बाकी टू टू यहाँ पे आ गया। अच्छा ये बात तो क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आई और आई डमी है ना, रखिए 1 1 1 2 और 1 3। अब आपको पता है, अभी ऊपर ही देखा हम लोग ने, जितने भी ये वाला देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो ऊपर लिखा G1 2 G2 1, ये सब जीरो हैं क्योंकि उनके कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी जीरो, ये वाला जीरो, तो ख़त्म हो गया, सिर्फ बचेगा ये हो गया ना। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। अब ये जो G11 है उसको निकालने का तरीका हम लोग ढूंढते हैं। G11 होता क्या वैसे, G11 कहाँ पे आएगा, G11 का कोफिशिएंट पहले से दे रखा है वैसे, अब देखें अगर सही से तो भाई, अब देखिए यहाँ तो G11 जो ऊपर लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। G11 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, वही है, आप पहले ऊपर जो जितने भी वैल्यूज़ लिखी हैं उनके को फैक्टर निकाल लीजिए, इसको हटा करके जो को फैक्टर बनेगा, हालांकि इसका भी वन ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, ये भी वन ही आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए मैंने वन लिख रखी है। और उसके बाद आपको पता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला वैसे ऐसे का लिखा हो आपको, IJK लिखा हो तो आई के साथ पहले जे लेते हैं, तो आई के साथ जे लिया, और फिर के वाले को नीचे लिख देते हैं, फिर आई के साथ के लेते हैं, फिर जे वाले को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, फिर माइनस के साथ दोनों को साथ में ले लेते हैं और फिर नीचे इसको लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। हालांकि अब देखिए G12 की वैल्यू तो जीरो थी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, G21 की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। G22 की वैल्यू अभी ऊपर दिखाई मैंने आपको, G22 की वैल्यू है आपकी ये। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये क्यों बता रहे इतना बड़ा, देखिए क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन उसके पार्ट्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएँ, ठीक है। चलिए, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दी गई, देखिए अब ये देखिए x1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन, सेम चीज़ों का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर आगे आती है, इससे ये कट गया और आपका आंसर ही आ गया। बाकी मैंने आप पे छोड़ा हुआ है, बाकी मैंने नहीं बताया, अब आप कोशिश करना लगाने की, ठीक है। वैसे मैंने एक इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन जो कि आएगा नहीं, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए अब तीनों आई 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 है, तो क्या ये होगा, बिल्कुल फॉर्मूला ही है। अब फॉर्मूला ये है भैया, तो देखो आई के साथ आई, नीचे भी वही आई के साथ आई आई, आई के साथ आई आई, तो ये दोनों कट गए, ये मिला हमको। अब ये मिला तो अच्छी बात है, ये लिखा हुआ आपके सामने। जरा उल्टा सोचिए बच्चों, उल्टा सोचो, डिफरेंशिएशन जब आप लॉग के अंदर किसी चीज़ का करते हो तो पहले उस चीज़ को नीचे आना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन उसके अंदर का होता है। तो ये क्या वही चीज़ लिखा है, ये वैसे कुछ लिखा हुआ है, हाँ पहले GIJ देखे बाहर आ गया, तो GIJ जब अंदर लेके जाएंगे तो लॉग GIJ GII सॉरी GII हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अब क्रिस्टोफल सिंबल में कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, वो भी मैं एक बार और आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए KIJ जो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये सेकंड काइंड मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट काइंड नीचे लिख दिया, ठीक। अच्छा ये भी बोल सकता है द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द फर्स्ट टाइप आर, ये लिख देगा, ये भी लिख देगा, और इसका एक और रूप लिख देगा, कौन सा, IJK, और एक रूप लिख देगा JIK। तो आपको पता है ये तीनों तो सेम है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सेकंड काइंड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो या तो हम इसके ऊपर डैश लगा देंगे या तो बार लगा देंगे। तो डैश लगा हुआ थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल लिखे हैं, तो आप बार लगाना शुरू कर दीजिएगा। वैसे बार कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ डैश लगे वहाँ बार लग सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या, कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू जी बार और एक्स बार, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जी और एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे जी बार में हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट देखिए कि जो भी क्रिस्टोफल के सिंबल होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टोफल के सिंबल की बात हो रही है, वो कंपोनेंट ऑफ टेंसर नहीं होते हैं, याद रखिएगा इस बात को।
ठीक, अब ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक, कि अगर हम क्रिस्टोफल सिंबल को भी अगर ट्रांसफॉर्म करें दोनों को तो क्या बनेगा। पहले तो अगर आप देखें, मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको याद हो जाए, यहीं पे ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे कॉमा के बाद, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ लिखी जाती है वो यहाँ नहीं लिखी जाती है, पिछले वाले वीडियो की तरह। ए बी सी, आई जे है तो बी सी कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, ठीक है, एकदम ध्यान से। ये ए बी सी ऊपर है तो ये ए बी सी ऊपर आ गया, के आई जे यहाँ पे है तो के आई जे, और तीनों पे बार लगा हुआ है क्योंकि बार इस पे भी है इसलिए बार इन पे हो गया। फिर आपने प्लस लगाया, अब ध्यान से सुनेगा, फिर जी लगाया, जो अलग अलग है ना, मतलब जो यहाँ पे एक साथ है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, और यही चीज़ ऊपर में भी आएगा, बी और सी, ठीक। और वैसे यहाँ पे तीन है ना बच्चों, तो तीन ऐसे लाइन से लिख दिए जाएंगे। अब तीन है लेकिन यहाँ पे दो ही है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला है उसका दो बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ याद रहेगी बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए सेकंड काइंड वाले को, एक दो तीन, तो वैसे डी ए बी अलग अलग लिख दिया, अलग अलग आपने लिख दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डी ऊपर लिखा तो डी नीचे आ गया, ए बी नीचे लिखा तो ए बी ऊपर आ गया। अब डी के साथ एल होना चाहिए, डी के साथ देखिए ऊपर एल है और फिर बार लगा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। ऐसे आई जे इनके नीचे आ गए, उन पर बार लग गया। अच्छा, फिर प्लस लगाया, यहाँ पे जी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जी कैंसिल हो जाता है, कॉन्ट्रावेरिएंट है ना, इसलिए कैंसिल हो जाता है, सेकंड काइंड है इसलिए कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही, जब इसका फॉर्मूला आप निकालते हो तो इसके साथ साथ जी आई जे खुद ब खुद आ जाता है, तो इससे कट जाता है। आप देखिएगा ऊपर फॉर्मूले में, आप समझ जाएंगे मेरी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या बचा, फिर भैया देखिए ए बी, ए बी है ना, ए और बी, एल है, एल क्या किया मैंने, एल ऊपर लिख दिया। फिर आई जे है, आई जे हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी दो इसी तरीका, दो होगा, दो होगा ना, तो बी और बी आ गया, ठीक है ना, इनमें से कोई एक, राइट वाला, राइट वाला ही आता है ना, ठीक। जैसे जैसे बता रहा हूँ कोशिश करिएगा, एक बार दो बार तीन बार 10 बार, जितना ही बार सुनिएगा लेकिन याद कर लीजिएगा। थोड़ा समझ के याद करेंगे तो एग्जामिनेशन में हल्का सा घुमाएगा भी तो आप दिमाग लगा पाएंगे। एकदम ही रटने पे ना उतर आइएगा, मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्रिस्टोफर सिंबल जो होता है बच्चों, वो ग्रुप प्रॉपर्टी को शो करता है। अच्छा, ग्रुप प्रॉपर्टी से एक और मतलब यहाँ पे निकलता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप तो आप जानते हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। अच्छा, इसको यहाँ पे ट्रांजिटिव भी बोला है, क्यों? कि देखिए अगर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र किया, तो आप पहले से तीसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको याद है, इसे ट्रांजिटिव नेचर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रमक, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यह है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में देखिए इतनी सारी चीज़ें भी हमने और निकाली, मतलब पिछली वीडियो में वो इतना बड़ा वीडियो बन भी गया था, उसके बाद भी इतनी चीज़ें मुझे निकालने का, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से मन था कि निकालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन देखने के बाद इतनी सारी चीज़ें और निकली जो कि 30 मिनट में कवर हो पाई। अब चैप्टर नंबर 5 क्या है, देखिए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, मतलब आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट, यानी कोवेरिएंटली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, ये पिछले वीडियोस में होना चाहिए था लेकिन आपकी बुक में ही नहीं था, तो इसलिए दिमाग में भी नहीं आया। वेक्टर, अगर मान लेते किसी वेक्टर को हम इस रूप में लिखें, जो कि हम लोगों ने क्लास 11 सॉरी 12th में सीखा होगा, 11th में फिजिक्स में भी सीखा होगा, तो वहाँ पे तो नहीं बताएगा लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये जो आई जे के होते हैं ना आपके यूनिट एक्स वाई जेड एक्सिस पे, इनको बेसिस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। और उसके अलावा जो जो ये हैं आपके सामने, A1 A2 A3, इन्हें कंपोनेंट बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, व्हेन बोथ, दोनों बेसिस और कंपोनेंट या तो इंक्रीज करें दोनों, या तो दोनों इंक्रीज करें, दोनों के दोनों इंक्रीज करें, या तो दोनों के दोनों डिक्रीज करें, ठीक, तो तब उनको हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंट। कोवेरिएंट का ही मतलब होता है बच्चों, को मतलब देखिए यहाँ हिंदी में लिख दिया मैंने एक साथ, और वेरिएंट मतलब चेंज, एक जैसा चेंज, इसलिए उसको कोवेरिएंट बोलते हैं।
आप इसको प्रोपोर्शनल टू ईच अदर भी बोल सकते हो, जो एक के सामने एक होता था ना, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन होता था। अच्छा, अब इसको लिखा कैसे जाता है, दोनों इसमें A1 A2 A3 को अगर AI लिख दे और IJK को ये लिख दे, तो ये जो आपके सामने लिख रहे हैं ना हम, ये कोवेरिएंट है, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों नीचे लिखे हुए हैं। और अगर एक नीचे और एक ऊपर लिखा है तो इसको कॉन्ट्रावेरिएंट बोलेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रावेरिएंट की डेफिनेशन देखिए क्या हो गई। अभी डेफिनेशन इसलिए लिख दी गई, हो सकता है ये भी आपको मिल जाए एग्जामिनेशन में। अभी तो आपने देखा ही ना, लीनियर अलजेब्रा और रिंग के केस में उठा करके दे दिया कंपटीशन लेवल का, या तो आधे ज़्यादा, मतलब कई सारे क्वेश्चन तो मिसप्रिंट करके गलत कर दिए। तो अब देखिए क्या है, तो कोशिश ये की गई ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से जहाँ से जो भी मिल पाए सब आपके लिए परोसा गया है। बट व्हेन वन इंक्रीजेज एंड अनदर डिक्रीजेज, एक बढ़े और एक घटे, या एक घटे तो दूसरा बढ़े, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। देखिए वैसे कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, एक बढ़े तो एक घटे, तो इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ठीक, अब एक बात समझिए, इस चैप्टर में हम लोग को जो सीखना है वो, हम लोग हेडिंग जो थी हमारी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। देखिए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हमें तो कोवेरिएंट ही करना है, मतलब कुछ भी करेंगे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए लिखा है तो हमें यहाँ पे ही लिखना है। लेकिन कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किसका किसका कर सकते हैं, देखिए हेडिंग तो हमारी लिखी है, ये थोड़ा सा कट हो गया बच्चों, माफ़ कीजिएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, रैंक 1 की बात करें अगर, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है किसका, कोवेरिएंट टेंसर का। फिर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है कॉन्ट्रावेरिएंट का। फिर किस क्या करना है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है स्केलर का। हालांकि यहाँ पे हेडिंग 1 लिखिए, स्केलर तो रैंक 0 का होता है। हम लोग रैंक 1 का, रैंक 0 का, रैंक 2 का इतना करेंगे, और तीनों का, और जिसका जिसका मिक्स बन सकता है भाई, मिक्स तो सिर्फ 2 ही 2 रैंक का ही तो बनता है, वो आगे मिल जाएगा। अब मेरे पास ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं इसको भी, ठीक है ना। मेरे पास ध्यान से फटाफट से सुनते जाइए। देखिए वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे की बन जाए, लेकिन आप लोग माइंड मत कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा उसे, एक बार दो बार स्किप मत करिएगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है भाई। देखिए, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसा है, देखिए VI नीचे लिखा हुआ है ना, कोवेरिएंट है ना, तो कोवेरिएंट है और उस पर मैंने चेंजमेंट लाया, बार लगाया, बार मतलब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म करना मैंने सिखाया है कि अगर मान लीजिए ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है VI, में बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, VI पे बार लगाया मैंने, तो एक सेम यहाँ पे लिख दिया जाता है, लेकिन आई को चेंज करके। अब ये एक ही है ना, तो डेवर एक्स बाई डेवर एक्स लिख दीजिए, जो यहाँ नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दीजिए, और जो यहाँ लिखा है उसे नीचे लिख दीजिए आई, और बार इस पर लगा दीजिए। ये बात क्लियर है, ये तो हमारा हो गया कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसका टाइप ऑफ शब्द लिख दिया, देखिए मैंने ये किस तरीके से लिखा है, VA, ऊपर कुछ नहीं है, तो 0, 1, और ऑर्डर कितना है इसका, 1, चाहे ऑर्डर बोलो बच्चों चाहे रैंक बोलो एक ही बात है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये, हालांकि ये मैंने ऐसे ही लिख दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान से अगर देखें तो पिछला ही वाला यूज़ करके लिख दिया, हालांकि कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है ऐसे ही, आपको समझ में आया तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि भाई इसी का ही कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसे, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए कैसे लिखा कैसे जाएगा, लिखा तो बच्चों ऐसे जाता है, हालांकि ये लिखा तो वही ये जो है वो तो VI लिखा हुआ है, इसका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जब लिखा जाएगा वो इस तरीके से VI, ठीक है, अपनी जगह पे बार भी लगा हुआ है। जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉमा लगा के लिखोगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, J के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या कर क्या रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपने उसको इस तरीके से शो किया, मैंने बताया भी ना, कॉमा लगाते हैं, कॉमा का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे लिख करके करना है तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, अब नीचे दो चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ बताया कि एक चीज़ था तो एक कुछ डिफरेंट लिखा था, यहाँ पे दो है तो दो डिफरेंट कर दिया। अब जैसे ही आपने दो डिफरेंट किया, मैं आपको थोड़ी और अच्छी तरीके से बता दूँ। जैसे देखिए क्या लिखा था, VI और कॉमा J, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ रहा है, मैंने कहा कि पहले डिफरेंट डिफरेंट लिखो A, B। ठीक, उसके बाद अब भाई ये दो है ना, तो दो हैं तो 4 बार आपको डेबर बनाना पड़ेगा, डेबर 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 और डेबर। ठीक है, अब ये A भी नीचे है तो उसको ऊपर लिख दीजिए A और B,
आई जे यहाँ पे है, यहाँ आई लिखिए, यहाँ पे जे लिख लीजिए, बार लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, ये हो गया। ठीक, अच्छा अब इसके बारे में और जान लीजिए कि ये क्लियर है ना बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि लिखा तो है, स्क्रीनशॉट की क्या ज़रूरत है, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा पेड ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये बन गया, तो इसका टाइप देख लीजिए, ऊपर 0 नीचे 2, 0,2 हो गया, और ऑर्डर कितना का 2। तो देखिए एक बड़ी अच्छी बात हुई कि ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर जो भी था, ऑर्डर में 1 जुड़ जाता है हमेशा। जब हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और टाइप में किसी ना किसी जगह पे 1 ऐड हो जाएगा, चाहे हो सकता है पहली पोजीशन पे, चाहे दूसरी पे, या जो भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0,2 हो गया। ठीक, ऐसे अब और एक समझते हैं, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है हमें कॉन्ट्रा टेंसर का। तो बड़ी देखिए, पहले कॉन्ट्रा टेंसर होता कैसे है, ऐसे होता है, आई ऊपर लिखा होगा तो उसी के सामने ए आएगा, और दोनों बराबर, ए ऊपर है तो ए नीचे आ गया, और आई वाला यहाँ पे आ गया। ये तो आपको पहली वीडियो में हमने समझाया। अब क्या है, करिए, अब भैया वी आई ऊपर लिखा है, बार लगा है, तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, जे है तो यहाँ कॉमा लगा के लिखोगे, कॉमा का मतलब ही होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन शो करने का अंदाज है ये। अब ये किया आपने, फिर ये इज इक्वल टू क्या हुआ, एक ऊपर ए, एक नीचे बी, फिर 4 बार डेवर, डेवर किया, फिर देखिए अब वही चीज़, ए ऊपर है तो ए नीचे आ गया, बी नीचे है तो बी ऊपर आ गया। अब जो जो बचा उसे लिख दीजिए, आई सामने है तो आई सामने आ गया बार के साथ, जे यहाँ सामने है तो जे सामने बार के साथ आ गया। तो पहले का टाइप और पहले की रैंक कितनी थी, 1, और टाइप था क्या, 1,0। अब क्या हो गया, 1,1। ठीक है, और रैंक या फिर ऑर्डर 2 हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसके बाद मैंने मिक्स टेंसर ले आया मैंने, रैंक 2 का। अब रैंक 2 का पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका स्केलर का। चलिए देखते हैं क्या है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ मिक्स टेंसर। मिक्स टेंसर का कोवेरिएंट जो हमें करना है वही चीज़ है। मिक्स में देखिए ऊपर और नीचे लिखा होगा, तो ये ए भी लिखा होगा, देखिए ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। पहले तो मिक्स टेंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिक्स टेंसर लिखा हुआ है। मिक्स टेंसर में ऊपर और नीचे की चीज़ अपने पहले से लिखी होती है। आपको लग रहा होगा कि सर जे तो पहले से यूज़ कर लिया, तो कोई बात नहीं है ना, तो हम कॉमा के लगा देंगे, तीसरा ले लेंगे, कोई ले लिया तीसरा। अब ये ए बी सी आएगा, क्योंकि एक ऊपर 2 नीचे। अच्छा वो बात तो क्लियर है, वो बात तो क्लियर है, हम जैसे जैसे करें वो चीज़ देखते जाइए। इसके सामने ए और ये बी सी आ गया, ए ऊपर है तो ए नीचे, ए के सामने आई तो आई वाला ऊपर, बी नीचे है तो बी ऊपर, बी के सामने है जे तो जे वाला नीचे। उसके बाद सी है नीचे, सी के सामने वाला है के, तो वही आ जाएगा यहाँ पे। टाइप कौन सा बन गया, ऊपर में टाइप था 1,1, ऑर्डर था 2, अब ये टाइप बन गया 1,2, और ऑर्डर हो गया एक एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या क्या बन सकता है, बोलेगा कि ऑन अप्लाइंग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, ठीक, ये ऑप्शन बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रॉन्ग। तो नीचे लिखेगा, पहले नीचे एक ये लिख लेगा, मान लो ये ऑप्शन दे दिया, फिर बोलेगा इट हैज़ टाइप दिस, या बोलेगा कि इट इंक्रीजेज 1 इन द टाइप, या 1 इन द ऑर्डर, या 1 इन द रैंक। तो किसी भी तरीके से बोलेगा, आपको दिमाग में सारी चीज़ें रखनी है। एक एक पॉइंट लिख दिया इसमें, ज़्यादा बकवास नहीं लिखी है, बस मेन मेन पॉइंट। अब देखिए इसके बाद फिर से वही करना है, लेकिन अब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 में करना है। ठीक है, लो भैया कोवेरिएंट है ना, तो नीचे अब आई जे रहेगा, अब नीचे ए भी आ गया। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ टाइप 2 होता कैसा है, देख लीजिए, ऐसा होता है। फिर इस पर अप्लाई करोगे तो कॉमा के लगाओ, क्योंकि कॉमा का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब आप देखिए तो है ना, ए बी एक साथ आ गया, सी अलग हो गया। फिर ये चीज़ आप समझ रहे हो कैसे किया मैंने, 0,2 से 0,3 हो गया, और 2 से 3 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के तौर पे डाल दूंगा, दिस इज़ मी, यू वेरी वेल नो दैट। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्केलर पे, स्केलर इनवेरिएंट। भैया स्केलर देखो, वेक्टर स्पेस जब हम लोग पढ़ते थे, सॉरी वेक्टर जो अलजेब्रा पढ़ते थे, उसमें स्केलर को सिंपल स्केलर बोलते थे, लेकिन यहाँ पे स्केलर इनवेरिएंट बोलते हैं। बात वही पड़ती है, हालांकि यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मैं अभी आपके लिए इतना ही समझिए। रैंक 0 होती है इसकी, टाइप 0,0 होता है।
एक बार ही आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, हालांकि फाई को मान लिया स्केलर, अब ना इसमें कहीं ना यहाँ कुछ लिखा होता है यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए तो इसको बोलते हैं जीरो, रैंक जीरो। तो हमने क्या इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो कॉमा ही लगाया। तो भैया क्या करेंगे, कुछ कुछ करना तो है नहीं, डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स आई। वन टाइम करेंगे जब आप, तो इसको किस में बदल देगा, इसको बदल देता है कोवेरिएंट में। बच्चों याद रखिएगा, स्केलर को जब आप ग्रेडियंट करते हो, चाहे एक बार पार्शियली करते हो इस तरीके से, तो इसको किस में बदल देता है, कोवेरिएंट में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताया मैंने। एक बार और कर दीजिए, कॉमन लगा आई और जे। तो हालांकि ये जो होता है वो जे आई के बराबर होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये भी याद रखेगा। ये सारी चीज़ें, अब यही ऑप्शन बन जाता क्या कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। और फाई आई जे इज इक्वल टू फाई जे आई, मतलब फाई कॉमा आई जे इज इक्वल टू फाई कॉमा जे आई, तो सारी चीज़ लिख सकता था। एक और पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का कर्ल क्या होता है। तो उन्होंने ये जो मैंने लिखा है तो फिलहाल वेक्टर एनालिसिस का लिखा हुआ है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। और कर्ल के केस में जब भी होता है तो एक डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, बच्चों पता है ना। आई को लेते हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर बीच में माइनस साइन आता है। देखिए मैंने लिखा भी हुआ छोटा सा माइनस साइन। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जब आप v ऑफ आई कॉमा जे करते हैं, तो उसका सब्ट्रैक्शन v कॉमा जे, वी ऑफ जे कॉमा आई, तो ये जो आता है वो कर्ल का कंपोनेंट आता है, जिसमें दोनों का ऑर्डर टू होता है। और दोनों का ऑर्डर टू है, चाहे आप उसे घटाएं चाहे जोड़ें, जो भी करें। वैसे हालांकि यहाँ पे घटेगा तो उसका ऑर्डर टू ही रहेगा। टाइप क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा टू, ऊपर जीरो नीचे टू। अच्छा एक चीज़ और, इसका फॉर्मूला होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इसका मतलब वी आई का जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और इसका मतलब वी जे का आई एक्स आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। इसे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये क्या डेल्टा जे है ना, हाँ देखिए डेल्टा जे लिख दिया, ये अंडरस्टूड रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल्टा आई है ना तो आई के रिस्पेक्ट में लिख दिया। आगे देखिए नोट, नोट में क्या है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट, ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम आपको बताते हैं। अगर कोई वेक्टर आप कैसे बना पाएँ, डेल ऑफ स्केलर, मतलब किसी ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालने के बाद उस पर कर्ल करते हैं तो हमेशा वो जीरो आता है। हालांकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो वेक्टर कैलकुलस की ही प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है इसके आगे। अब देखिए इसके आगे दो तीन जो पॉइंट्स हैं वो नोट्स में भी शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन मैं उसे आपको समझा देता हूँ। कुछ पॉइंट है तीन चार, देख लीजिए क्या है। तो देखिए इसके बाद का जो पॉइंट है वो है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ टेंसर। क्या होता है भाई, इसको मैं कल ऐड कर दूंगा, लेकिन अब इसके बाद हो सकता है अगर टाइमली मैं भेज दूँ तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं भेज पाऊँ तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट चैप्टर भी है, उसे भी मुझे अपलोड करना है। तो कल दोपहर तक लास्ट चैप्टर हो सकता है आपको मिल जाए, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन इस चैप्टर में थी, तो जो कि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर आपको अपलोड किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, आपको थोड़ा सा कवर भी करना पड़ेगा, मुझे तो लग ही रहेगा टाइम। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों, अगर मुझे, आपको पता है डाइवर्जेंस का मतलब होता था वेक्टर जो होता था, वेक्टर कैलकुलस डेल डॉट होता था, और यहाँ पे कोई एक वेक्टर लिखा होता था, ये निकाला जाता था, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का केस जो है बड़ा, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सिंपली लिखते हो डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मान लेते हैं अगर हम कॉन्ट्रा वेरिएंट को लगाएं, तो एक तरीके से होता तो डिफ्रेंशिएशन ये भी है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के केस में डेल डॉट है ना, और डेल डॉट जब होता है बच्चों, तो आई के साथ वाला ही आई से मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है। तो जब आई आई से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आई भले ही है, नीचे यहाँ पे क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट ही तो हो रहा है, कोवेरिएंट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका आई के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसे दिमाग में रखना है, याद रहेगा। अब अगर रिलेट करें आप, ऊपर भी आई और आई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये एक तरीके से जब भी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो चीज़ें कम हो जाया करती हैं। तो डाइवर्जेंस क्या करेगा, इसे इसे स्केलर में बदल देगा, स्केलर इनवेरिएंट में बदल देगा, है ना।
इनवेरिएंट में, या यूँ कह लें आप इसे क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि इसका भी नोट्स आपको हो सकता है कल तक प्रोवाइड कर दूँ मैं, नहीं होगा तो दिमाग में रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें। ये क्लियर है? ठीक है ना। अब इसका जो ये मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। ये जो आपने लिखा ए आई और इसका डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा है हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, हल्का सा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको याद हो जाए। देखिए जी रूट में आपको डिवाइड करना है, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना है के रिस्पेक्ट में, और के कर रहे हैं, अब के कैसे कर दिया आपने, है तो आई के रिस्पेक्ट में, तो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये रूट जी आपको अंदर भी करना है, और ए पे जो आप आई लगा के रखे हैं, आई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, हालांकि यहाँ पे मैंने के लिख दिया है, तो यहाँ पे भी आपको ए पावर के कर देना होगा। आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो रहा है, हालांकि थोड़ा सा ऑपरेशन लगेगा इसमें, लेकिन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए वो जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस किया था वो कॉन्ट्रावेरेंट पे किया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा जो इसका पॉइंट है, वही हमें डाइवर्जेंस निकालना है किसका, कोवेरिएंट का, ए आई का। तो यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग हो जाएगा, हल्का सा। क्या, देखिए ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वहाँ पे तो ए आई आई हो जाता था, यहाँ पे हमको ए आई आई नहीं कर पाएंगे हम लोग। ए जो हमारा, देखिए हम जे लिखता हूँ, ठीक है, और के से के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ। अच्छा समझिएगा बात को, तो ये तो भाई कुछ रिलेट तो हुआ नहीं, तो देखिए इसके लिए रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे जी जी का इस्तेमाल कर लेता हूँ जे के साथ। ठीक, अब क्या होगा, होगा ये बात वही पड़ेगी कि जी जे से जे तो हटेगा और हो जाएगा के से के, तो हालांकि था वही ऊपर आई आई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से, लेकिन आप इसे याद रखिएगा। ठीक, अब इसका भी फॉर्मूला एक और है। क्या, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिए, लेकिन बस क्या करिए, ये यहाँ पे से ये तो सेम हो जाएगा, और डेवर बाय डेवर एक्स के जो लिख रहे थे आप, उसमें हमने ये लिखा था ना, अब इसमें क्या लिखना होगा हमें, इसके अंदर यही सेम चीज़, अंडर रूट जी तो है ही, तो अंडर रूट जी तो आपको लिखना ही है, अंडर रूट जी तो लिखना ही है, और साथ ही साथ इतना, क्या, कितना, इतना, देखिए बताता हूँ कितना, जी जे के और ए जे, क्योंकि के नहीं लिखना है, क्योंकि के तो यहाँ लिख चुके हो आप। यहाँ पे और क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको और लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ, आप समझ गए ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा। इतना वहाँ पे लिखना, मतलब अंडर रूट जी लिखा ना आपने, उसके बाद लिखेंगे आप जी की, जी जे के और ए जे उस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये होगा डाइवर्जेंस इसका, ए आई का, मतलब कोवेरिएंट का। ठीक, अब देखिए इसी में ही अगर मैं बात करूँ कि आपको करना पड़े, मान लेते हैं दो रैंक वाला, जैसे मान लीजिए डाइवर्जेंस में बोलूँ आपको कि डाइवर्जेंस निकालिए ए ऑफ आई जे 2 रैंक का है, तो ये कुछ नहीं, इसमें भी लिखिए भाई ए आई जे ऊपर लिख दीजिए, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जे के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि राइट में जे है बाबू ना, तो राइट वाला ऑपरेट होता है, हालांकि आई था तो आई ऑपरेट हुआ था नीचे, जे है तो जे होगा। ठीक, ये बात क्लियर है छोटी सी। अब देखिए इसी का अगर नीचे से करूँ, नीचे लिखूँ तो मतलब को वेरियंट आई जे लगाऊँ तो बिल्कुल पुराने वाले की तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, जी जे के लिखना पड़ेगा। ठीक, जी जे के लिखा, ए आई जे लिखा, और इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, देखिए कुल मिलाकर के डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस वाले की वैल्यू में जी आई के लगा कर हम लोगों ने पिछले वाले फॉर्मूले को लिखा था। अब ये जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में एक ही है। ठीक, क्लियर है बात ये, हालांकि ये कन्वर्ट होकर के बदल तो उसी में जाएगा कि आप समझ ही जाए थोड़ी देर के लिए, जे से जे कट हुआ ना, के आ जाएगा इसके ऊपर और नीचे आई, तो ये हालांकि इसमें किसमें बदल जाएगा, जो कट गया उसको हटाइए, तो बनेगा ये ए, भाई आई जे कट चुका था, के और आई कॉमा के, देखिए इसी में बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखिएगा इनको। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका थोड़ा सा जनरलाइजेशन समझ लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डाइवर्जेंस करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ
टेंसर ऑफ टाइप मान लेते हैं टाइप आर एस है, विल कन्वर्ट दिस एज, एक कम करता है इसमें और बाकी सेम रखता है, ठीक है। यानी ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को, यानी कॉन्ट्रा जो वाला पार्ट होता है, कॉन्ट्रा वाली प्लेस होती है, उसमें से एक कम कर देता है, बाकी सेम रखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक अगली हेडिंग देखिए, लिखा है कंजर्वेटिव फील्ड। क्या होती है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड? आपको पता है कंजर्वेटिव फील्ड जो होता था बच्चों, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तो इसके केस में क्या होता था, अगर कोई वेक्टर फील्ड किसी स्केलर के ग्रेडियंट के बराबर आ जाए तो ऐसी फील्ड को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन। याद रहेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा फंक्शन, ठीक है। इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि भाई इरोटेशनल फील्ड क्या होता है, ये भी बता देता हूँ। इरोटेशनल फील्ड, इरोटेशनल फील्ड क्या होगी? अगर आपका कर्ल, एक सेकेंड बड़ा अजीब लिख रहा हूँ, कर्ल ऑफ एफ अगर ज़ीरो दे दे आपको, ज़ीरो वेक्टर, तो ऐसी फील्ड को क्या बोलते हैं? इरोटेशनल फील्ड। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से, इसको चैप्टर को ख़त्म करके एमसीक्यू पे आते हैं। देखिए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत की गई है आपके ऊपर, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो देखते समय पहले ही लाइक कर दिया करिए, उसके बाद देखा करिए, ठीक है। लाइक से मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब पे आपके चैनल की वीडियो और भी अच्छे से स्ट्रीम करेगी, ऊपर आएगी, ठीक है। और नहीं मिलता है, इसी से नहीं मिलती है, अगर सपोर्ट नहीं, मोटिवेशन मिलता है, तो आपको पता है फिर चैनल्स बंद हो जाते हैं, ऐसे पड़े रह जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए देखिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर दो मैंने टेंसर्स को ऐड किया है, लेट से मान लेते हैं, एक लिखा है मैंने ऐसे AIJK, ठीक, और एक और है, उसको भी मैंने ऐसे ही सेम, मतलब मान लेते हैं इसी टाइप का है, कुल मिला करके मैंने इस पर एक JKL कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसमें कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किया है तो ये किस में बदल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए आई ये JK, L प्लस BI JK, L, ठीक, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए ये तो एडिशन का है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, बात एक ही है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट का रूल भी समझ लीजिए। अगर दो हमारे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हमको करना है दो टेंसर्स के प्रोडक्ट का, ठीक, तो उसमें क्या है, देखिए देखिए थोड़ा इसको मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए जो है वो सिर्फ 1,1,1 है, और एक है हमारा बी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको IJ ना, KL और M मान लेते हैं। आपने इसका प्रोडक्ट किया तो जो नया आएगा, जो टेंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा बच्चों, देखिए IK और JLM। मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिया इसमें? ओपन प्रोडक्ट लिया। ओपन प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए अगर ये देखा जाए तो ये 1,1 है टाइप, और ये है 1,2, तो ये जो बन रहा है वो क्या है? 2 और 3। कैसे? 1+1 2 और 1+2 3। ओपन प्रोडक्ट लिया ना, ठीक है, आउटर, जिसे आउटर बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे, जब इसका आप कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लोगे, जैसे मान लो आपने ये किया, आपने किया चलो भैया KLMN कर दो, यहाँ भी वही काम करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? देखिए इसमें सिंपल सा रूल फॉलो करता है भाई, डिफरेंशिएशन ही तो कर, और यहाँ पे प्रोडक्ट में दो चीज़ें दी हुई हैं, तो एक बार एक को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे। जैसे लिखा BKLM, और फिर दूसरे को छोड़ेंगे, जैसे B को छोड़ दिया KLM, इसको छोड़ा, फिर हमारे AIJ में डिफरेंशिएशन हो जाएगा IJ, N, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक थ्योरम है, रिकीज थ्योरम। क्या है देखिए, उसको समझते हैं। देखिए हालांकि इसका प्रूफ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखिए, जो हमारे
मीट्रिक टेंसर होते हैं, जैसे जी आई जे, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों वाले, एंड क्रोनिकर डेल्टा। आप सही से देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, रैंक 2 या फिर ऑर्डर 2 वाले हैं। ठीक है, अगर हम इनका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करें, कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करें अगर इसको, ठीक, इनको किस में बदल देता है, किस में बदल देगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसे कांस्टेंट में बदल देता है। ठीक, बात याद रखिएगा, दोनों जी आई जे वाले और क्रोनिकल डेल्टा डेल्टा, ठीक है, ये दोनों को क्या किस में बदल देता है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में बदल देता है। ये रिकीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अब ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है, रिकीज थ्योरम विल बी अप्लाइड ऑन दिस बोथ ओनली दिस ओनली, हाँ, या फिर कहता कि फर्स्ट सेकंड बोथ आर ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द थ्री आर ट्रू, किसी भी तरीके से बोल सकता है। एंड इट विल कन्वर्ट आफ्टर कोवेरेंटली डिफरेंशिएटिंग, इट विल कन्वर्ट these three factors into constant, is it true और false। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। तो स्टेटमेंट में जितनी चीज़ें हैं आप सबको दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। क्या है वो, देखिए, नोट लिखिएगा। ठीक है, देखिए अब पिछले एग्जामिनेशन को देखते हुए अगर देखा जाए तो भाई एमसीक्यू तो ठीक है, एमसीक्यू की बात तो ठीक है ना, जो कि पहले के सेमेस्टर्स में ये लोग बनाते थे उस हिसाब से, जिसमें 40 क्वेश्चन होते थे। अगर पहले का ट्रेंड होता तो डेफिनेटली आपको लीनियर अलजेब्रा और जो पहला पेपर था आपको मज़ा आ गई होती कसम से। आराम से 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस एग्जैक्टली मेरे से ही मैच करते हैं। लेकिन इन्होंने ट्रेंड बदल दिया है, इन्होंने अब थोड़ा सा ट्रेंड को समझने वाला और समझदार लोगों के लिए बना दिया है। तो अब एमसीक्यू मायने तो रखता है लेकिन उतना नहीं जितना कॉन्सेप्ट मायने रखता है। तो कॉन्सेप्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते रहिए। देखिए, अगर मैंने कहा कि मान लो ए आई जे यानी हमारे पास कोवेरिएंट है 2 रैंक का, उसका हमने कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने क्या किया, चलो इनकी प्लेस चेंज करो, जे के को आई के रिस्पेक्ट में किया, और देखिए लाइन से आई जे के आई, और के बाद आई, फिर लिखा जे। तो ये चक्र बन रहा है, आई से जे पे गया, जे से के पे गया, के से वापस आई पे आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, याद रखिएगा। ठीक है, और ये तो याद रखना ही है, ये तो याद रखना ही है। साथ में ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अरे ए आई जे लिखा है ना, ये के का डिफ्रेंशिएशन है ना, तो आप इसको नीचे लिखोगे एक्स के। दूसरे वाले कैसे लिखोगे, जे के लिखा है, अब नीचे लिखोगे एक्स आई। फिर तीसरे वाले कैसे लिखोगे, ए के आई, और नीचे लिखोगे जे एक्स जे। इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और एक आध जो पॉइंट रह जाएंगे इस चैप्टर के जो अभी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहे हैं, अगर मुझे लगेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा 6th चैप्टर के साथ, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, कॉन्सेप्ट समझाने थे इस वजह से। तो कुछ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट में बता दे रहा हूँ कि अगर आप डाइवर्जेंस कर रहे हैं किसी, जैसे ये स्केलर है, स्केलर के साथ कोई हमारा टेंसर है, उसके साथ अगर आप कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, एक तरीके से डाइवर्जेंस तो डिफरेंशिएशन है ना, ये बाहर आया आपका स्केलर, और डाइवर्जेंस हम यू में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यू को छोड़ने की, तो यू डॉट और डेल जो फाई हमारा स्केलर है उसका हमारा आगे हो जाएगा। आपको पता है स्केलर का हमेशा ग्रेडियंट ही निकलता है। ये पूरा का पूरा काम आपका उसी पे बेस है, वेक्टर एनालिसिस में। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है और 2 स्केलर्स हैं अंदर, तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे डिफ्रेंशिएशन करता है। एक को छोड़ा दूसरे का, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का। ठीक, अब मान लीजिए 2 बार ही लगाना है, उसी में 2 बार लगाना है,
तो क्या होगा, देखिए 2 बारी लगाना है तो बात वही है, आपको पता होना चाहिए कि एक बारी लगाया तो 2 बारी भी लग जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें लगाया। लेकिन होता ये है ना कि अब इसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स डेल फाई और इंटू डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये वेक्टर में चेंज हो चुका है ना। ठीक, एक और है वो भी लिख दिया, क्या है वो, पढ़ा होगा आपने, कर्ल डेल क्रॉस, एक वेक्टर है, सॉरी एक स्केलर है और उसके साथ वेक्टर है। ठीक, तो ये कैसे होगा, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये हो गया भाई, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, पहले आप यू को हटाने वाले थे, यू क्रॉस डेल फाई प्लस, फिर फाई को छोड़ेंगे क्योंकि यू तो वेक्टर है, तो उसमें तो कर्ल ऑपरेट हो ही सकता है, तो कर्ल यू। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव पे ले जाते हैं। अब देखिए आते हैं एमसीक्यू पे। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर इज, कोवेरिएंट वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो बच्चों, ठीक है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो वो टेंसर नहीं होता है, ठीक, चीज़ याद रखिएगा। दूसरा क्या है, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर ऑफ द टाइप, इस टाइप के टेंसर का अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हो तो किस में बदल जाता है भाई, कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हो तो क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अरे भाई कर रहे थे, देखिए ऐसे था ना, अब शुरुआत में तो बताया, जैसे ये था, इसका आप क्या कर रहे थे, लेट्स से जे के रिस्पेक्ट में कर रहे थे कॉमा लगा के, तो हो क्या रहा था, वी ए बी आ रहा था ना, तो ऊपर जो था, ऊपर तो सेम वही है, जीरो है तो जीरो है, नीचे में एक इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो नीचे में एक इंक्रीज़ कर रहा है, अगर ये आर एस है तो नीचे वाला यानी एस में इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। रिलेट करिए, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक दिस इज दिस, इन तीनों का कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, तो हालांकि वहाँ पे मैंने कांस्टेंट बताया था, उस वो कांस्टेंट तो ठीक है, वो अगर उसे और जब हम लोग कर देते हैं, हालांकि ये फिलहाल तो रिकीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना चाहिए, तो ये किसके इक्वल आता है, ये जीरो के इक्वल आता है, ये तीनों का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। आगे देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर वी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस इज, देखिए किसी को किसी की डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो आपने तो उसको रोक दिया, ऐसे समझ लीजिए, आप किसी वेक्टर को किसी दूसरे की यूनिट की डायरेक्शन में निकाले तो हम उसका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसके यूनिट कैप का, जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किस में बदल जाता है, स्केलर में, आई बात समझ में, 5b हो जाएगा, 5b, इसका b हो जाएगा, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ फोर्थ है सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो क्या होता है भाई, ये यूनिट यूनिट वेक्टर को इन्होंने ऐसे लिखा है, हालांकि ऐसा भी मिल सकता है आपको, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अभी तो मैंने बताया इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक। द एंगल बिटवीन अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंड इट्स इंट्रिंसिक डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन इज, तो देखिए ये परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है, ये 90 होता है, क्यों, क्योंकि अब ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव की बात होती है बच्चों तो वो ज़ीरो ही देता है, और डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकी लेमा, रिकी ने इनमें से क्या बताया था, इनमें से कौन सी लेमा बताई थी, तो आपको बताया गया है भाई, देखिए इसको भी जीरो बताते हैं, मतलब कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट और क्रॉनिकर को भी, तीनों को ये जीरो बताते हैं। अब देखिए यही है, अब इसको कैसे ही दे सकते थे, कहते कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ऑल द थ्री आर राइट, नो वन इज़ राइट, ओनली फर्स्ट इज़ राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको घुस के नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए कोशिश की गई है कि सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ ऑर्डर टू, मिक्स टेंसर कैसा होगा भाई, एक ऊपर एक नीचे, इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, भाई को डेरिवेटिव दिया हो ना तो नीचे एक बढ़ जाएगा, पहले ये 1 1 था, अब ये 1 2 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक। आगे देखिए, देखिए
कह रहे फाई इज अ स्केलर इनवेरिएंट देन द टेंसर फाई आई जे इज, ये क्या होगा ये सिमेट्रिक होता है, अभी तो बताया था, आई जे लिखा है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो जे आई, ठीक, सिमेट्रिक टेंसर होता है। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बदल जाता है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्केलर के केस में तो हो जाता है इनवेरिएंट और वो सिमेट्रिक भी हो जाता है, लेकिन अपने खुद के केस में नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है भाई। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यही चीज़ बाद में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, ठीक है। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का डाइवर्जेंस कर दो तो क्या बदल जाता है स्केलर में, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब ही होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर में बदल देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ये तो देखिए ये तो बताया भाई, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट लिखा है बच्चों। तो ये कॉन्ट्रा वेरिएंट के केस में क्या होता है, मैंने बताया था कि कोवेरिएंट के केस में कुछ अलग से दिक्कत हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रा वेरिएंट के केस में तो यही वाला फॉर्मूला था, है ना। को कॉन्ट्रा वेरिएंट में तो ये होता है फॉर्मूला, कोवेरिएंट के केस में बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जी आई जे या जी आई के जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है, डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहे इफ आई इज अ स्केलर फील्ड एंड यू बी अ वेक्टर फील्ड देन डाइवर्जेंस ऑफ दिस, अरे बताया तो गया है भाई, ये स्केलर है ये वेक्टर है, तो एक बार स्केलर को छोड़ेंगे वेक्टर का करेंगे, तो वेक्टर में तो डाइवर्जेंस लगा सकते हो, लेकिन जब आप स्केलर में लगाओगे तो आपको ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेल और फाई के बीच में कोई भी ना डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। लेकिन उसके बाद आपको ये तो बदल जाएगा वेक्टर में, जब वो वेक्टर में बदल जाएगा तो वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो आंसर ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्ल ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, किसी वेक्टर किसी कोवेरिएंट वेक्टर का अगर कर्ल किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डर टू में कन्वर्ट हो जाता है। भाई याद है वी आई का मैंने किया था, कर्ल बोला था ना, तो किस में बदल जाता है ये, वी आई जे कॉमा लगा के माइनस वी जे आई, दो ऑर्डर का कोवेरिएंट में ही रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ वी आई आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी देन कंपोनेंट्स ऑफ कर्ल वी, ये तो बताया गया था ना, यही तो होता है, ये तो ऊपर वाले इसी की तो बात कर रहा है ये, आई के साथ जे और जे के साथ आई, ठीक, जैसे लिखना चाहो, ठीक है। देखिए हालांकि यहाँ पे केवल यही सपोर्टिंग है, तो ये वाला आंसर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इफ द कर्ल ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर वेनिशेस देन द वेक्टर इज, अगर कर्ल ले रहे हो किसी कोवेरिएंट वेक्टर का वो जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, बताया हुआ है वो क्या होना चाहिए भाई, कर्ल लेने के बाद किसी कोवेरिएंट आंसर का कोवेरिएंट वेक्टर का आंसर जीरो देते तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ग्रेडियंट ऑफ सम फाई, तो आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। फिर कह रहा है फाई एक स्केलर इनवेरिएंट है देन लाप्लासियन ऑफ फाई इज, देखिए लाप्लासियन का जो थ्योरी रह गया है, मतलब एक आध लास्ट का पॉइंट था, वो काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही थी इस वजह से एमसीक्यू को कराना बहुत ज़रूरी था, तो नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट चैप्टर है उसमें मैं इस पॉइंट को ज़रूर इंक्लूड करूँगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा समझिए, जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है वो हमारे जो सिमेट्रिक टेंसर है उसके कॉन्ट्रा पे वर्क करता है, तो कॉन्ट्रा पे ऊपर आई जे होगा तो इसका फाइव में आई जे जो होगा नीचे होगा, अभी के लिए आप ये दिमाग में रखें। अभी कह रहा है वी आई जे पे बार लगा, ये किसके इक्वल हो सकता है, देखिए मैं बताया हुआ है बच्चों कि क्या होता है भाई, नीचे आई जे लिखा है ना तो ए बी नीचे आ जाएगा, और फिर अगर ए बी आपका नीचे है तो ए और बी ऊपर रहेगा और आई जे नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन तो ये ए ही हो गया, है ना, ये वाला तो गलत है क्योंकि आई जे नीचे आएगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए अगर मीट्रिक टेंसर ये दोनों एंड क्रोनिकल डेल्टा आर कोवेरेंटली वेरिएबल कोवेरेंटली कांस्टेंट, दोनों की दोनों बात सही है या फिर कोई भी, तो भैया रिकीज स्टेटमेंट जो था वो यही तो था, ये सब क्या होते हैं कोवेरेंटली, ये कॉमा लगा है बच्चों, ठीक है, ये डॉट नहीं है, कोवेरेंट जी आई जे और कॉमा जी आई जे ऊपर लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या होते हैं कोवेरेंटली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनका आंसर क्या आता है, इनका अगर आप कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, भाई ये इसकी वैल्यू तो जीरो होती है, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं ना, ये बता तो था
भाई आई जे ऊपर रखिए, के से नीचे डिवाइड कर दीजिए, जे के ऊपर रखिए आई से डिवाइड कर दीजिए, के आई ऊपर रखिए आई जे से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये इक्वल टू जीरो होता था, दोनों इक्वल टू जीरो होते थे, ये सही है। आंसर ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसमें से कह रहा है फाइव और ये दोनों स्केलर है, तो डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे बच्चों, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनेगा। देखिए अगर अब मैं कहूँ कि भाई डाइवर्जेंस लगा रहे हो, तो ये तो अब वेक्टर में बदल चुका क्योंकि इसके आगे डेल है। डाइवर्जेंस जब जाएगा तो अगर आप देखें तो डाइवर भाई ऐसे ये साइन को छोड़ेंगे तो डाइवर्जेंस में जाएंगे तो डेल स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो ये तो गलत है, जो कि यहाँ पे देखिए जाए डेल स्क्वायर हो गया है। और जब इस आपने साइन को छोड़ करके इस पे लगाए तो डेल स्क्वायर हो गया, लेकिन जब आप डेल फाई को छोड़ेंगे और डेल साइन पे लगाएंगे तो अब ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, और दोनों में क्या लगना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डाइवर्जेंट है। आंसर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू बी अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या होगा, यू डेल यू। देखिए जब भी यू डेल यू है, देखिए इसका ग्रेडियंट ले रहा है और साथ में सेम अगर चीज़ें ऐसी लिखी होती है तो ये यू कर्ल यू के तो इक्वल होता है टिल माइनस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके एमसीक्यूज़ का, देखिए क्या है, अभी और भी क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे। देखिए यही चीज़ है, ये तो बताया गया ना, ये आंसर होता है ना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कुछ और हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए उन्हें भी कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर मतलब स्केलर, और स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसके कंपोनेंट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर इज, देखिए फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को वेक्टर बोलते हैं बच्चों, और उसके पास तीन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं अभी आपको एक इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। देखिए क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ये 9 होते हैं। अब देखिए समझिए कैसे, स्केलर पे 3 की पावर 0 यानी 1 हुआ, वेक्टर पे 3 पावर 1 यानी 3 हुआ, और टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर है तो 3 पावर 2 कितना हो गया, 9। तो कंपोनेंट्स पहचानने के लिए आपको ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। और कहता है कि जिसमें जिसका ऑर्डर 4 है तो 3 की पावर 4 हो जाता, ये ऑप्शन अपना अपने तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि अ कर्ल ऑफ, इफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज 0 then this vector is called gradient of a scalar field, Richi's theorem, cylindrical system। भाई ये तो जान ही रहे हैं आप, gradient of scalar system, scalar field जो होता है, ये पहले भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो किसका करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक बार करिए, डेल को एक बार अंदर लेके जाइए, ठीक है, और अंदर ले जा रहे हैं तो आर की पावर -1 कर दीजिए, और ये जो होता है ये एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन होता है एक एक करके, और आर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। तो अगर आप एक बार ही करोगे तो -1 आगे आएगा, आर पावर -2 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो आर के अंदर एक्स आई, ये वैसे पूरा का पूरा वेक्टर वाला क्वेश्चन है जेड के, और इसकी वैल्यू मैंने बताई है आपको, वाई डेल बाई डेल एक्स, ठीक। लेकिन आपको बताओ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखिए आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दें, तो ये जो आ रहा है एक तरीके से कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r है, सही से देखे तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 0, पहले ही बताई हुई मैंने। नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे कि ए जो है वो आर एस टी का है, अब किस तरीके से वो एडजस्ट करना है ये सोचना है, ठीक है। चलिए एडजस्ट करते हैं, कह रहा बी है यहाँ पे एस टी और सी है यहाँ पे आर, तो रिलेट करिए आर एस टी को किस तरीके से रिलेट करें कि यहाँ पे आर आ जाए और नीचे ख़त्म हो जाए। तो नीचे ख़त्म करना है ना, एक काम करिए कि यहाँ पे कर दीजिए एस टी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और आर यहाँ पे कर दीजिए, तो ये क्या 1,2 वाला टेंसर बन गया, तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, कह रहा है आफ्टर अ कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या है, मिक्स टेंसर का, तो कंपोनेंट ऑफ द टेंसर ऑफ टाइप, अब जब भी करते हो तो ऊपर का तो वही रहता है, नीचे में एक बढ़ जाता है, नीचे में 1,2 यानी हो जाएगा आंसर इसका। और देखिए ज़रा क्या है भाई, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर इज़ 0, ये बात सही है, एकदम सही है, किसका लेमा है, रिगिस लेमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्या है, जी आई जे
फिर लिखा हुआ है कॉमा के, तो आप इसे क्या कर रहे हो, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो रिकीज लेमा ने क्या बोला, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। फिर क्या कह रहे हैं, द मेट्रिक टेंसर ये आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है, फिर से वही चीज़, रिकीज लेमा। ठीक, आगे देखिए, कह रहे द टेंसर इन टेंसर नोटेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए इज, क्या समझते हैं उसको डाइवर्जेंस को, तो बड़ा सिंपल सा ही है भाई। देखिए, डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, इसकी इसकी डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस में हमें क्या करना होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, यही तो करते हैं, है ना। और ए आई अगर नीचे है तो डिफरेंशिएशन भी उसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग में तो ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर एक बार डे पर नीचे 2 बार है, ऊपर 2 बार, यहाँ पर नीचे 1 बार है। और ए है तो वाई के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत ही नहीं है, तो ए है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो आंसर ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर टेंसर इज, सेकेंड ऑर्डर 3 पावर 2 9 हो गया, बताया था ना इस तरीके से निकालते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन, क्या कह रहा है, डाइवर्जेंस निकालना है, किसका, डाइवर्जेंस डेल डॉट निकालना है ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए ये भी स्टेटमेंट ही है, वो भी किसका, लाप्लासियन ऑपरेटर का। देखिए डेल, डेल डॉट कर रहे हो और डेल इधर इधर फंक्शन रख रहे हो आप, वेक्टर फंक्शन, तो ये मिलकर डेल स्क्वायर हो जाता है। और डेल स्क्वायर जो होती है वो पहचान होती है हमारे लाप्लासियन ऑपरेटर की, ठीक है, याद रखिएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड जरूर करूँगा। देखिए आगे क्या है भाई, दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए। डैश इज़ अ वेक्टर डिफाइंड फॉर ईच पॉइंट इन अ स्केलर फील्ड, इसका सिंपल सा आंसर है भाई, देखो स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट ही बात कर पाता है, बाकी कुछ भी उसमें नहीं लगता है, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन दिस, ग्रेडियंट बोल रहा है बच्चों, तो कह रहा है एट द पॉइंट 0 0, तो ग्रेडियंट लगाओगे तो आई डेल बाई डेल एक्स, करोगे जरा करो तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 आई हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर जे डेल बाई डेल वाई करोगे तो इसे वाई वाला 1 हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के 1 आई और 1 जे हो जाएगा, और के वाला था ही नहीं तो 0 हो गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे भाई, इसमें एक्स वाई तो है ही नहीं ना, तो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई+जे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट करोगे कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। आप जब इसको ऑपरेट कर रहे होगे तो इसमें ऑपरेट होगा, इसमें ऑपरेट होगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अच्छा ये तो फिलहाल बहुत इजी है, हालांकि इसमें वाई है ही नहीं, तो ये 6x हो जाएगा और -7 हो जाएगा, और ठीक है 6x - 7 हो जाएगा, बाकी तो खत्म। अब x की वैल्यू आपको 1 रखनी है, हालांकि मेरे जो लग रहा है कि यहाँ पे y होना चाहिए, ये ऐसा आया था ना 6x - 7, तो अगर आप x रखोगे तो 6 - 7 -1 आ जाएगा, अगर ये x ही है तो आंसर तो आपका डी आ गया, ठीक है। आपको कोई और आंसर लगे तो यहाँ पे y पे एक बार रख के कर लीजिएगा, करने का तरीका यही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दिस एट 403 इज, देखिए इससे होकर जा रहा है प्लेन, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको पुट कर लीजिए, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। देख लीजिए पहले में रख के देखिए, 4 4 16 और 2 3 6 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 4 4 16 और ये तो 0 16 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें देखिए 4 4 16 और यहाँ पे 3 3 9 16 और 9 25, ये सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आपका बी हो गया। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ आ, मैंने इसके बारे में बताया था, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है तो मैंने बताया हुआ था, ये कंजर्वेटिव जो फील्ड बताया था उसमें बताया था ये स्केलर होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम यूज़, ये टू ने हुआ द कर्ल ऑपरेशन, देखिए 3 थी, सबसे पहला जो था गॉस था, फिर ग्रीन थी, फिर स्टोक था, तो ये स्टोक थ्योरम था वो कर्ल को यूज़ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा क्या है भाई, द कर्ल ऑफ अ कर्ल, कर्ल का भी कर्ल 2 बार कर्ल करना पड़ता है, तो ये क्या देता है आपको, वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, विच टाइप ऑफ टेंसर
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ पॉसिबल। कौन सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है? कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड, या कोई भी नहीं? तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या आप आई जे को आई जे इससे जोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन मिक्स वाले को बड़े सिंपल से जोड़ लेते हैं। भाई लिखा ए आई जे और बी आई जे, क्या है, सी आई जे आया, ऐड हो गया। ठीक, तो ये बड़ा सिंपल है, ऐसे बताया गया था। मिक्स में जोड़ना बड़ा इजी होता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन रिपीट मार गया, ये तो इसका तो यही आंसर रहता है, याद हो गया मुझे। तो मुझे पेपर देने जाना है ना, मुझे याद हो गया। तो पेपर आपको देने जाना है, आपको याद होना चाहिए। इन अ वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट, कह रहा डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट क्या बन जाएगा? ये लाप्लासियन। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। जी आई जे के बारे में बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए आंसर ऑप्शन में आपका सपोर्टिंग में तो ये है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कोफैक्टर्स ऑफ जी आई जे इन जी। ठीक है, जी, जी के कोफैक्टर्स में, तो ये तो पता था आपको पहले से भी। तो इसके साथ साथ ये वीडियो जो है हमारी 1.5 घंटे की पूरी हो रही है, और ये इस समय का टाइमिंग जो हो रहा है बच्चों, आप शायद नहीं समझ पाओगे, 2 बज रहे हैं रात के, और मैं इसे आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। अभी सुबह तक आपको मिल जाएगा। ये नोट्स आपको पेड ग्रुप पे मिलेंगे, आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं पेड ग्रुप पे ज्वाइन होकर के। अब आपको लगेगा अभी क्या करें लेकर के, डिफरेंशियल के भी नोट्स मिलेंगे, परेशान ना होइए। और ये सिर्फ 299 का ही है, तो जितने ज़्यादा लोग ले सकते हैं ले लें। वो मेरे रिगार्डिंग एक सपोर्ट भी होगा आपकी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, एक वीडियो कल और आपको मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स, अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलेंगी, और चीज़ें कैसे करनी है पिछले से जो धोखा खा करके, इसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।